खाना बना रहे हैं उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं, चाय का कप पकड़ रहे हैं तो ग्रिप नहीं आ रहा है, या छूट जा रहा है हाथ से ग्लास, या बटन बंद करें तो बटन नहीं बंद कर पा रहे हैं, कलम से लिख नहीं पा रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हिंट करने लगेंगी कि कुछ गड़बड़ी है। देखिए, मैं यहाँ पे सत्यव्रत हॉस्पिटल में रहता हूँ 3 से 5 पूरे हफ्ते, और इसके अलावा मैं पीएमसीएच में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में। तो वहाँ भी कोई आना चाहे तो वहाँ भी आके वो उसका इलाज करवा सकते हैं मेरे से। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूँ आपके साथ उज़मा। मिलिए डॉक्टर साहब से। प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर प्रोफेसर कुमार अभिनव, जो न्यूरो स्पाइन सर्जन हैं। हाल ही में इन्होंने एक नेक का ऑपरेशन किया था। मरीज़ के लिए ये कितना चैलेंजिंग रहा, इस पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए। तो आप इस ऑपरेशन के बारे में जानना चाहते हैं जिसका कि अभी हाल फिलहाल में हुआ है। तो मैं बता देता हूँ एक ब्रीफ पेशेंट के बारे में कि ये एक 55 साल का आदमी था जो अररिया ज़िले से आया था। तो इस पेशेंट का मेन तकलीफ़ ये था कि कुछ सालों में, मतलब साल भर में धीरे धीरे इसके हाथ पैर जो हैं एकदम जटिल जाम हो गए थे, और ये पहले चलता था बट धीरे धीरे चलना कम हुआ। फिर इसका हाथ पैर इतना अकड़ गया कि ये चल भी नहीं पाता था, खड़ा भी नहीं हो पाता था। क्या नाम है आपका? रामविलास राम। हाथ पर चलता है आपका? नहीं चलता है। तो ये पेशेंट जब हमारे पास आया तो स्ट्रेचर पर आया था, और इस पे पेशाब पे भी कोई कंट्रोल नहीं था। इसे शरीर पे कहीं सेंसेशन जो होता है वो भी नॉर्मल नहीं था। तो हम लोग इसे न्यूरोसर्जरी में सर्वाइकल माइलोपैथी बोलते हैं, कंप्रेसिव सर्वाइकल माइलोपैथी। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि पेशेंट का जो गर्दन की जो नसें हैं वो पूरी दब गई थी। तो ये एक जगह पे नहीं दबी थी, ये पूरे मल्टीपल लेवल्स पे दबी हुई थी गर्दन में। तो ऐसे ऑपरेशन में डिसीजन बहुत कठिन होता है कि ऑपरेशन आगे से किया जाए या पीछे से किया जाए, क्योंकि खतरा इसमें बहुत रहता है। क्योंकि ऑलरेडी एक तो हाथ पैर सब कड़े रहते हैं, नसें दबी रहती हैं, तो हो सकता है कि पहले ऑपरेशन के बाद पेशेंट और जो है उससे भी ख़राब हो जाए। तो नसें जितने लंबे समय तक दबी रहेंगी उनका रिकवरी भी उतना ही कमज़ोर और स्लो हो जाता है। तो ये ऑपरेशन हम लोगों ने पीछे से किया, जहाँ हमने 4 लेवल पे उसको स्क्रू से फिक्स किया हड्डियों को। तो मेरा जो ये मानना है कि ये हड्डियाँ जो गर्दन की होती हैं ये एक कॉलम की जैसी होती है, जो पिलर होता है वैसे पिलर का कॉलम की जैसी। और जो हमारी मसल्स होती हैं, लिगामेंट्स जो उसे पकड़ के रखती हैं, वो रबर बैंड की जैसे पकड़े रहती हैं। तो ये जब काफ़ी समय तक अनस्टेबल रहता है स्पाइन का जो पूरा अलाइनमेंट है कॉलम का, तो ये सब चीज़ें तन जाती हैं, नसों को नसों को खींचते इन्हें दबा देती हैं। तो ये जब हम लोगों ने पीछे से किया और इसे फिक्स किया, तो पेशेंट जो है इमीडिएटली ऑपरेशन के सेम डे शाम में उसका जो कड़कपना था हाथ पाँव में वो एकदम लूज़ हुआ काफ़ी। और ओवर 3-4 डेज़ जब वो हॉस्पिटल में था तो उसको धीरे धीरे हमने तो फिजियोथेरेपी की मदद से उसे चलाना शुरू किया। और 5th डे जो है वो पेशेंट अपने पाँव पे खड़ा होके सपोर्ट के साथ चलते हुए फिर घर गया अपने। तो ये ऑपरेशन जटिल तो है ही बहुत। कोई भी न्यूरोसर्जरी का स्पाइन का ऑपरेशन जटिल होता है, और जितना आप ऊपर जाते जाइए उतना जटिलता बढ़ती जाती है। बट उससे ज़्यादा जटिल इसमें यह है कि डिसाइड करना कि आगे से करें या पीछे से करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक जगह पे नहीं है, ये डिस्क नहीं है कि एक जगह की डिस्क निकाल दी और वो ठीक हो गया। ये 4-5 लेवल्स पे स्पाइन उसकी पूरी आगे पीछे हुई हुई थी। तो ये इस ऑपरेशन का मेन वो था, क्रक्स था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी सवाल है कि इससे पहले क्या आपको इस तरह का ऑपरेशन करने का मौका मिला है, या फिर ऐसे पेशेंट इससे पहले भी आए हैं क्या आपके पास? हाँ जी, मैंने ये ऑपरेशंस पहले बहुत किए हैं, और मैं इससे पहले बॉम्बे में था, वहाँ पे भी किया है। यहाँ पे भी मैं सत्यव्रत हॉस्पिटल में हूँ अभी, तो यहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ है। और अभी
दुनिया में अभी भी जो पुराने आइडियोलॉजी के जो न्यूरोसर्जन्स हैं वो प्रेफर करते हैं आगे से ही ऑपरेशन करना, और इस वजह से इस सर्जरी का रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहता है। तो लोग डरते हैं या कतराते हैं सर्जरी करने से कि अब ये एक बार हाथ पैर इसके नहीं चल रहे तो ये कभी नहीं ठीक होगा। बट जब से ये पीछे से करने की पद्धति आई है उसके बाद से काफ़ी ड्रास्टिक रिज़ल्ट हुआ है, और इसे एक तरीके से आप हमारे उसमें बोलते हैं, इसको बोलते हैं OPLL, सर्वाइकल OPLL। तो इसमें क्या होता है कि जो मैं बोल रहा था कि मांसपेशियाँ होती हैं वो रबर बैंड की जैसी होती हैं, तो उनका इलास्टिसिटी जो है रबर बैंड कैसे खींचता है, तो वैसी हमारी नॉर्मल जो नसें मसल्स रहती है वो खींचने के लिए बनी है। तो क्या होता है कहीं कहीं पे जिसे बोलते हैं एंडेमिक फ्लोरोसिस, तो क्या होता है पानी में या जो नॉर्मल सोर्स है उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा रहती है कुछ स्टेट्स में, जो देखा गया है। कर्नाटक, आंध्रा हो गया, राजस्थान हो गया, तो बिहार के भी कुछ हिस्सों में एंडेमिक फ्लोरोसिस होता है, जैसे कि दांत खराब होते हैं, हड्डियां खराब होती हैं। तो उस कारण से ये सर्वाइकल OPLL का अकरेंस ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या है कि 55 साल कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है ये, बट फिर भी इस आदमी का जो हड्डियां थी और जो मसल्स थी वो काफ़ी लचीलापन कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ, जिसके कारण ये तन गया। तो इसीलिए पीछे से ऑपरेशन करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट इन केसेस में मिलता है। अच्छा, जिस भी मरीज का आपने ये ऑपरेशन किया, क्या वो इससे पहले डर रहे थे, क्योंकि इनसे पहले तो उन्होंने करवाया नहीं होगा, तो उनके लिए कितना चैलेंजिंग था, वो क्या डर रहे थे, उनको कन्विंस करना आपके लिए कितना मतलब मुश्किल रहा? देखिए, डरने से ज़्यादा ऐसे मरीज उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, क्योंकि जो कमाने वाला आदमी है वो अगर धीरे धीरे ओवर 1 ईयर अगर वो बेड पे आ जाए तो उसके साथ वाले भी हिम्मत हार जाते हैं धीरे धीरे कि अभी पता नहीं कभी चलेगा नहीं चलेगा, कमा पाएगा नहीं कमा पाएगा। तो एक वो भी है, दूसरा ऑपरेशन का डर तो रहता ही है किसी को भी, क्योंकि एक तो है कि लोग धीरे धीरे किसी तरह उसे सपोर्ट कर रहे हैं। अब ऑपरेशन के बाद अगर स्थिति और ख़राब हो जाए तो उसे और वो एक मतलब एक लाइबिलिटी है पूरे परिवार के लिए। तो डर तो रहता ही है, बट ये है कि चूँकि हमने देखा है इसका रिजल्ट्स, तो हमने उसे कन्विंस किया, वो कन्विंस हुए वो लोग, उन्होंने कराया तो उसका बेनिफिट उनको मिला। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे रहेगा ये कि जैसे कि जिनको भी ये प्रॉब्लम है तो उनको कैसे पता आपका एड्रेस, वो कैसे जानेंगे? तो मैं चाहती हूँ कि आप उन लोगों को जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनको आप जैसे डॉक्टर चाहिए, तो उनको पता बता दीजिए, अपना टाइमिंग बता दीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे सत्यव्रत हॉस्पिटल में रहता हूँ 3 से 5 पूरे हफ्ते, और इसके अलावा मैं PMCH में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में। तो वहाँ भी कोई आना चाहे तो वहाँ भी आके वो उसका इलाज करवा सकते हैं मेरे से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है इसका पहली शुरुआती क्या होती है? लोगों को कैसे पता चले कि ये जो है प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम ऑपरेशन से बचें उससे पहले कि कुछ सलाह ले ले डॉक्टर से? देखिए, ये कोई भी नसों का जो मामला होता है वो बहुत ही सटल होता है। शुरुआत हमेशा धीरे धीरे होती है, अनलेस अनटिल कि आपको चोट लग जाए और हड्डियाँ टूट जाए तो वो सडन होता है। बट अदरवाइज़ आपको छोटे छोटे साइंस हमेशा शरीर अपना देता है कि कुछ गड़बड़ी है। जैसे कि क्या आपके हाथों में, उंगलियों में झुनझुनी आ सकती है, कमज़ोरी आ सकती है, आपको लगेगा कि जो आप करछुल से हाथ खाना बना रहे हैं उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं, चाय का कप पकड़ रहे हैं तो ग्रिप नहीं आ रहा है, या छूट जा रहा है हाथ से ग्लास, या बटन बंद करें तो बटन नहीं बंद कर पा रहे हैं, कलम से लिख नहीं पा रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हिंट करने लगेंगी कि कुछ गड़बड़ी है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई भी गड़बड़ी आती है, थोड़े टाइम, हफ्ता भर रही, चली गई, तो घबराने की बात नहीं है। बट अगर कोई भी चीज़ आपको लगे कि परसिस्ट कर रही है या कंटिन्यू चली रही है या बढ़ते जा रही है, तो फिर उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये अगर सर्वाइकल का रहेगा तो ये सब चीज़ें पहले आती हैं। अब अगर लंबर, जैसे कमर में अगर रहेगा कुछ हड्डियों में, तो आपको चलने में दिक्कत होगी, पाँव में झुनझुनी होगी, पेशाब में तकलीफ़ हो सकती है। और पूरा शरीर में कहीं भी अगर आपको लगे कि सेंसेशन नॉर्मल नहीं है, जैसे सेंसेशन कैसे पता चलेगा आपको? तो अगर आप नहा रहे हैं तो ठंडा गर्म पानी आपको पूरी बॉडी में यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं लग रहा है, कहीं पे ठंडा लग रहा है, कहीं गर्म लग रहा है। तो ये सब एक साइंस है, होते छोटे छोटे, जिससे कि आप
पता कर सकते हैं खुद, या आपको सतर्क रहना चाहिए कुछ गड़बड़ी है। इसके अलावा और प्रिकॉशन ये है कि अब आजकल जैसे कॉमन हो गया है कि यंग लोग काफ़ी देर तक ऑफिस में बैठते हैं, टेबल चेयर पे लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो बहुत प्रोलॉन्ग्ड यूज़ से भी स्ट्रेन पड़ता है। तो जैसे मैंने बोला, सर्वाइकल की बढ़ जाती है, जैसे मैंने बोला मसल्स हैं, उनका लचीलापन है। तो कोई भी चीज़ को अगर आप रबर बैंड को ज़्यादा देर तक खींच के रखेंगे, एक पोजीशन में रखेंगे, तो फिर उसका स्ट्रेन बढ़ेगा तो उसका इफेक्टिविटी कमेगा। तो यही है। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये लेना चाहेंगे कि हमारे जितने भी व्यूवर्स अभी देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, जितनी भी बीमारियां हो रही है या जिसका भी आपने अभी ऑपरेशन किया है उसको लेकर किस तरह से सतर्क रहें आजकल के ज़माने, आजकल के हिसाब से, जिस हिसाब से खाना पीना लाइफ स्टाइल है, उसको लेकर के आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? देखिए, पहला तो मेरा ये है कि कोई भी चीज़ देख के आप घबराइए मत। ऑपरेशन जो है 1000 में एक इंसान को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, बाकी अगर देखा जाए तो 100 में 90 से 95 लोग दवाइयों से, एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि स्पाइन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्दी खाना, न्यूट्रिशन, कैल्शियम, हड्डियों का मजबूत होना, और आपको नशे से दूर रहना। कोई भी तरीके का नशा, जैसे शराब हो गई, खास करके निकोटीन, स्मोकिंग, ये स्पाइन के लिए बहुत ही ख़राब होता है, क्योंकि ये पूरा ब्लड सप्लाई को अफेक्ट करता है और शरीर के लिए सभी जगह के लिए ख़राब है, बट स्पाइन के लिए ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी धमनियाँ होती हैं जो खून पहुँचाती हैं, तो वो सब निकोटीन से सिकुड़ती हैं। तो ये सब नशे से मुक्त रहें, हेल्दी खाना खाएं और एक्सरसाइज करें, तो इससे आप आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम से तो ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे। बाकी रही बात कि कुछ जगह की, जैसे मैंने बोला कि फ्लोरोसिस है, तो कुछ जोन है जो कि डेंजर जोन होते हैं, तो सरकार लोगों को उसकी जागरूकता देती है कि यहाँ के पानी में फ्लोराइड ज़्यादा है, तो उसके लिए फिल्ट्रेशन का कुछ मेथड करें। तो ये सब प्रिकॉशंस हैं जिससे आप बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, जनता के जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके भी सवालों का जवाब देने के लिए। तो हम अपने जो लाइफ स्टाइल है उसमें थोड़ा चेंजिंग लाइए, तो आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी। चलिए, कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं उज़मा, पटना।